Okay, so let us continue with our topic of resolving power. And in the previous lecture, we have discussed about the resolving power of telescope and in general what the resolving power is. तो अभी हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग उसी को एक्सटेंड करेंगे आगे और देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के केस में हम रिजॉल्विंग पावर कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़े से ना एक्चुअल में रिजॉल्विंग पावर के डेरिवेशन में हमें अजम्पशंस लेने पड़ेंगे एंड फॉर दैट उसको आप अच्छे से समझ पाओ, मैंने यहाँ पर ना माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और नहीं पढ़ी है तो भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे जस्ट, है ना। तो ये देखो, ये एक लेंस है, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की एक रियल और बड़ी इमेज बनाएगा। 10th क्लास में सबने पढ़ा है कि बड़ी इमेज और रियल इमेज कैसे बनती है ना। तो यहाँ पर एक बड़ी और रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब रियल और बड़ी इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f और f के बीच में। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बड़ी इमेज बन गई, यहाँ पे एक और लेंस रखा है, इस लेंस को बोलते हैं आई पीस या आई लेंस। ये इस इमेज को जो इस लेंस ने बनाई है उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और यहाँ पर एक और बड़ी इमेज बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 2 बार मैग्निफिकेशन होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो पहला लेंस इमेज बनाएगा ना वो इमेज रियल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर वो इमेज रियल ही नहीं होगी तो देखो इस जो दूसरा लेंस है इसके सामने तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज रियल इमेज ही है जो आगे फर्दर मूव करेंगी, वहां से रेज तो दूसरे लेंस के अंदर जाएंगी। वर्चुअल में से तो कोई रेज निकलती नहीं है, वो तो जस्ट इमेजिनेशन है ना। तो यहाँ पर ये इमेज हमें रियल बनानी है। मोर ओवर हमारा एक जो मेन मोटिव है वो क्या है, इमेज को बड़ा करना। ठीक है, अब इमेज को बड़ा करना अगर हमारा मेन मोटिव है तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी जितनी बड़ी से बड़ी इमेज बने वो बन जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ी और रियल इमेज कब बनेगी, सबसे बड़ी और रियल इमेज तब बनेगी आप देखो जितना लेंस के पास जाओगे ना उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी साइज में। ठीक है ना, लेकिन हमें वर्चुअल भी नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, लेंस के पास तो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ 2f पे नहीं खड़े रहेंगे, हम 2f से f की तरफ मूव करेंगे बट f क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो जस्ट कहाँ रखा होगा, f के पास में। ठीक है, और यही अजम्पशन है जिसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट फोकल लेंथ के पास है, सच दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना ये फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ये सबस्क्रिप्ट O के यूज किया है। ये लेंस ऑब्जेक्ट के सामने है और इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये अजम्पशन है दैट इज UO इज सिमिलर टू FO। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, तो डायग्राम में यही समझना था हम लोगों को। डायग्राम आप एक लुक लीजिए इसका और फिर हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर। So now we are here for the resolving power। resolving power के लिए देखो मैंने दोबारा से डायग्राम बना लिया है। अब इस केस में ना हम लोगों ने फिर से 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, दोनों से लाइट रे आ रही है और लाइट रे जब इस लेंस में से निकलेगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वो अपर्चर की तरह, है ना, और यहाँ पे होगी डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मैक्सिमा। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट का इधर एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा यानी वो डिस्क बनेगी लाइट वाली, और इस ऑब्जेक्ट की वो इधर डिस्क बनेगी लाइट वाली। ठीक है, तो याद करो हम लोगों ने रेले क्राइटेरिया पढ़ा था लास्ट टाइम, और रेले क्राइटेरिया में क्या बोला गया था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग तभी दिखाई देंगे जब इधर जो डिस्क बनेगी, ठीक है ना, उसका मैक्सिमा और जो इधर डिस्क बनेगी उसका मिनिमा ओवरलैप करता है ना। ओवरलैप से ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे तो फिर आपको वो डिस्क नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वो डायग्राम तो सबको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो वो पिछली वाली वीडियो देखना, वहां से आ जाएगी। अभी हम इस डायग्राम में वो नहीं बनाएंगे। तो आई होप यू गेट आइडिया कि यहाँ पे एक मैक्सिमा और एक मैक्सिमा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है, ये वो मिनिमम एंगल है जो दोनों इमेजेस के बीच में बन सकता है। ठीक है, इससे पास आएंगे एंगल छोटा हो जाएगा, ये इमेजेस क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेंस से लेकर ये इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने माना है V। स्टैंडर्ड है, देखो U मानते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, V मानते हैं इमेज डिस्टेंस को, ये V है, और ये ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस U है। और अभी भी मैंने तुम्हें समझाया कि हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि U F के बराबर है। ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब याद करो जब हम लोगों ने टेलीस्कोप पढ़ा था तो थीटा निकाला था। ठीक है, थीटा क्या आया था हमारे पास, थीटा आया था हमारे पास 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है ना, कल हम टेलीस्कोप में निकाल चुके हैं। अब तुम लोगों को याद हो रहा हो क्या था, यहाँ पे देखो वो W विड्थ निकाली थी हम लोगों ने एरी पैटर्न की, और विड्थ निकालने के बाद थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R वाला फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने यहाँ से ही कैलकुलेट किया था। आज भी हम वो सब काम नहीं करेंगे जो हमने पहले कर लिया था।
जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा मिनिमम की वैल्यू है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपर्चर जो है ना हमारा वो है लेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई स्लिट नहीं है, बिल्कुल टेलीस्कोप की तरह। मैंने तुमको क्या समझाया था, ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक के अंदर डिनोमिनेटर में डी आएगा, डी होता है लेंस का डायमीटर, और एक के अंदर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्लिट का साइज आएगा, ठीक है ना। पिछले लेक्चर अगर तुम लोगों ने देखा तो याद होगा, एक में स्लिट का साइज आएगा और एक में क्या आएगा, लेंस का डायमीटर आएगा। स्लिट का साइज तब आएगा जब लेंस बड़ा हो, स्लिट छोटी हो, ठीक है। यहाँ पे तो स्लिट है ही नहीं, ठीक है। ये हमारी स्लाइड रखी हुई है, हम लोग स्लाइड देखते हैं ना माइक्रोस्कोप से, ये स्लाइड रखी है, बीच में कोई स्लिट तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में लेंस का डायमीटर लेना है, ठीक है। अभी लेंस का डायमीटर ले लिया, थीटा मिनिमम हमें पता है, ठीक है। इस वाली साइड आ जाओ, ठीक है। इस वाली साइड हम लोग थीटा की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा मिनिमम, तो दोनों थीटे सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आई एम जस्ट यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल हियर, थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। तो एक तरह से लेंथ ऑफ आर्क हमारा ये डी मिनिमम होगा, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट के बीच में है, सच दैट के यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो भी कम से कम अलग दिखाई देती है, ठीक है। इससे कम ये डिस्टेंस हुआ तो इमेज भी आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा अलग अलग है या एक साथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज योर डी मिनिमम अपॉन रेडियस। अब रेडियस में ना देखो यू और एफ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम एफ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है और एंड में ये एफ से एफ कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे लिए फायदा रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वो आपको वो अप्रोक्सीमेशन पढ़ाई थी कि हम यू को क्या कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू डी मिनिमम अपॉन एफ नॉट, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इसको मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं पूरा, डी मिनिमम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहां से डी मिनिमम क्या आ जाएगा, 1.22 लैम्डा एफ नॉट अपॉन डी, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया हमारे पास, डी मिनिमम। ये डी मिनिमम वो मिनिमम डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए, सच दैट कि वो ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट है, इससे ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट पास में आ गए तो रेजोल्यूट नहीं होंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। और पावर ऑफ रेजोल्यूशन क्या थी, पावर ऑफ रेजोल्यूशन इज 1 अपॉन डी मिनिमम। 1 अपॉन डी मिनिमम क्या आएगा, 1 अपॉन डी मिनिमम हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा एफ नॉट, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास बन गए इसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है ना। अब फॉर्मूले तो क्या बने, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लास्ट टाइम तुमने न्यूमेरिकल्स किए थे और वो डायग्राम देखे थे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमने वहां फॉलो किया था और सेम ही प्रोसेस यहाँ फॉलो किया है। बट यहाँ पे अगर तुम लोगों ने बुक्स को स्टडी किया है तो वहां पर कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला दिया गया है अलग से विद कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे इन दैट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। बट स्पेस खत्म हो गया है, इसको नोट करो प्रॉपर्ली और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो फिर से हम रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। देखो फॉर्मूला हमने बना लिया है ऑलरेडी, मैंने रब नहीं किया यहाँ पे। फिर पावर ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, ठीक है। मुझे इस फॉर्मूले को ना मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। और मॉडिफाई करना है किस तरीके से, उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अभी देखो दो ऑब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, और फिर देखा था उनका मैक्सिमा ओवरलैप करता है नहीं करता है, रेले क्राइटेरिया लगाया था। अभी मैंने क्या किया है ना, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लेंस के सामने रखा है। ये कौन सा लेंस है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। मतलब ये एक तरह से वही माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप का लेंस है और नीचे उसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब अपने को पता है ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, लेंस से फोकल लेंथ की दूरी पे, है ना। फोकल लेंथ वाली अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हम लगा के चलेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो लेंस हमने लिया है, मान लेते हैं उसका डायमीटर क्या है, डी है, अपर्चर उसका जो है वो क्या है, डी है, ठीक है। और ये हमारा वही ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट लेंस की बाउंड्री के साथ ये जो एंगल बना रहा है ना, ये क्या है, बीटा है, ठीक है। ये तो
हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब देखो करना क्या है मुझे यहाँ पर बेसिकली ये डी यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, और डी रिमूव करके कुछ टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है लाइक म्यू एंड लैम्डा, ठीक है, वो अभी तुम लोग देख लोगे, ठीक है। तो जस्ट समझने के लिए पहले एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन लगा लो, ठीक है, एंगल की डेफिनेशन मैं लगाऊंगा इस ट्रायंगल पे फॉर द बीटा। तो बीटा देखो किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां देखो ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी हमारी d/2, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इज d/2 और रेडियस क्या है f0, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा d/2 f0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस बीटा को ना आई विल राइट बीटा एज साइन बीटा, d/2 f0, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर बीटा बहुत ज्यादा क्या है छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे बीटा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अपर्चर एंड दिस ये अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, ये स्मॉल ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बीटा छोटा है, मैंने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। अगेन फिर देखो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इसमें से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल डी की। देखो कैपिटल डी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2f0 साइन बीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास पावर ऑफ रेजोल्यूशन आई थी इसके फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं डी की वैल्यू उसमें पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1/d मिनिमम क्या आ जाएगा, 1/d मिनिमम इज इक्वल्स टू, देखो कैपिटल डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2f0 साइन बीटा, सो 2f0 साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा f0, 1.22 लैम्डा f0, f0 से f0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया 1/d मिनिमम इज इक्वल्स टू 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज के जब हम रियल लाइफ में माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम लोगों ने लैब में माइक्रोस्कोप देखा है तो लेंस के बाद में हल्का सा टनल होता है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगी होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ ट्रांसपेरेंट फिल्म के बिल्कुल नीचे आकर स्लाइड्स होती है उनके नीचे रखा जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक तरह से एक टनल बनी होती है इस तरह से, ठीक है, और उस टनल के अंदर ना लिक्विड भरा जाता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है। इन केस मान लो हमें भी ऐसा केस मिलता है जिसके अंदर के लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है, और मान लेते हैं उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इन दैट केस देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बदल जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, ठीक है ना, या फिर इधर से जो लाइट आएगी और लाइट स्ट्राइक होकर इधर जाएगी वापस, उसकी वेवलेंथ यहाँ पर चेंज होगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता है जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इन दैट केस यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू करोगे तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा ऊपर म्यू वाला, ठीक है। तो फॉर 1/d इन द मीडियम, इसको हम म्यू लगा ही लेते हैं, अगर एयर है तो म्यू 1 कर देना, ठीक है ना। मैं जस्ट यहाँ पे म्यू इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और क्यों किया हमने म्यू इंट्रोड्यूस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस रियल केसेस में लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिक्विड फिल होता है, यहाँ पर बीच में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम वेवलेंथ जो है वो एयर की वेवलेंथ अपॉन म्यू हमारी मीडियम की वेवलेंथ होगी, हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने देखो यहाँ पर यूज किया है ना, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड आर्टिकल, ये कोई स्टैंडर्ड आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया है ताकि ना हमें फॉर्मूलाज का देखो एक तरह से रट्टा ना लगाना पड़े, भाई ये डायग्राम हमारे दिमाग में रहे तो हमें पता है कि एंगल की डेफिनेशन लगा के फटाफट हमारा आंसर फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये वाले तो तुम्हें याद है, टेलीस्कोप के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है ना। ये डायग्राम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, डायग्राम याद रह जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज के रट्टे लगाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो यू कैन डू इट, बस एंगल की डेफिनेशन लगा लेते, उधर भी हम एंगल की डेफिनेशन लगा रहे थे, इधर भी वही लगा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बेसिक वही रहेगा एंड यू कैन डू दिस, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड आर्टिकल, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, तो नोट करो इसको। So let us do one question on the resolving power. The question is, the microscope has an
ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर्चर 8 mm and focal length 2.5 centimeter. Okay, estimate its resolving power and you are given with the lambda which is 5500 angstrom. ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन को ना हम दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरीकों से करके देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखो रिजॉल्विंग पावर के दो फॉर्मूले एंड में डिराइव किए थे, एक थोड़ी मॉडिफिकेशन थी, एक सिंपल था. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. और पहले मैं भाई टेलीस्कोप जैसा कॉन्सेप्ट यूज करके तुम्हें दिखाता हूं. सो ये वही फंडामेंटल डायग्राम है जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था कि यहाँ पर ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट से इधर से लाइट आ रही है और ये इमेज बन रही है और ये इमेज जस्ट रिजॉल्व्ड है, मतलब यहाँ पे हमें ये इमेज जस्ट अलग अलग दिखाई दे रही है. ठीक है, ये वही हमारा थीटा मिनिमम है. ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू तो तुम लोगों को याद है पहले से. थीटा क्या होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और डी क्या है हमारे लेंस का अपर्चर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, हमसे पूछी गई है रिजॉल्विंग पावर. ठीक है ना. अब रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए मैं अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल लूं, ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी, ये डिस्टेंस डी. ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस डी निकाल लेता हूं तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो पावर ऑफ रेजोल्यूशन भी आ जाएगी. ठीक है ना. तो यहां पे आप देखो ये वाला जो डिस्टेंस था ये क्या था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कितना दूर रखा था लेंस से, u, और u को हमने क्या माना था f के बराबर. ठीक है, डेफिनेशन लगा था यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेशन लगा देते हैं एंगल की. तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे पूछी गई है रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है 1/d. ठीक है ना, तो 1/d क्या आ जाएगा, देखो 1/d इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, 1/f0 थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे देखो क्या आएगा, ये कर देते हैं 1/f0. सी f0 की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, कैंसिल आउट हो जाएगा. थीटा पुट करते हैं, थीटा इज 1.22 लैम्डा. लैम्डा कितना गिवन है 5500 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा विच इज 8 mm. तो 8 into 10⁻⁻3. okay, and focal length is given, focal length is given as 2.5 centimeter. 2.5 centimeter, so it will be 2.5 into 10⁻⁻2 इधर लगा. ओके, नाउ ऑल इज सॉर्टेड आउट. सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है. अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो तुम लोग कर ही लोगे. आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट. ये 10⁻⁻2 एंड दी जीरोस -3 -7 एंड तो इसको डिवाइड करेंगे. लेट मी चेक द आंसर. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4769 पर मीटर. ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 4769 पर मीटर. ठीक है, अब ये वाला तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, चलो एक बार ये नोट करो, मैं तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट. सो इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया. अब तो दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं. दूसरा वाला फॉर्मूला है 1/d minimum is equals to 2 μ sin beta upon 1.22 लैम्डा. ठीक है ना. इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, और इस वाले फॉर्मूले को देखो कैसे यूज करेंगे. म्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझसे नहीं कहा कि कोई भी मीडियम है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हमारे लिए अभी म्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है ना. 1.22 से प्रॉब्लम नहीं है, 2 से प्रॉब्लम नहीं है. लैम्डा गिवन है, साइन बीटा आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है ना. अब साइन बीटा कैसे निकालोगे, इसके लिए अगेन फिर वही डायग्राम बनानी पड़ेगी सिंगल ऑब्जेक्ट वाली. कैसे, ये बीटा है. ठीक है, लेंस का डायमीटर आपको गिवन है 8 mm. तो ये देखो ये आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 mm. ठीक है, और देखो ये फोकल लेंथ गिवन है अपने को 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां से बीटा निकल जाएगा. बीटा क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है 4 mm, 4 into 10⁻⁻3, और बेस क्या है 2.5 सेंटीमीटर. तो 2.5 into 10⁻⁻2 कैंसिल आउट, -1 नीचे आ जाएगा. इट विल बी 4/25,
ऑब्वियसली यहाँ पर tan बीटा है, बीटा छोटा है तो हम tan बीटा को क्या लिख देंगे, sin बीटा, ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग यहाँ पे sin बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे पता है sin बीटा आ चुका है, सारी वैल्यूज मुझे पता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते ही आएगा 1/d मिनिमम इज इक्वल्स टू 2, म्यू को हम लेंगे 1, sin बीटा क्या है हमारे पास 4/25 डिवाइडेड बाय 1.22 into lambda which is basically 5500 into 10 raised to power minus 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4769। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने 0 पे ध्यान नहीं दिया था, 00। ठीक है ना, इसको सही कर लेना 00। ठीक है, तो आंसर तो दोनों केसेस में यही आएगा, सेम ही आएगा। आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। ठीक है, so it's totally up to you. Noted. So let us see one more question of this topic. Here two objects are separated by a distance of 1 micrometer. The objective lens of microscope has a diameter of 5 mm and the focal length is 10 mm. If the wavelength of light is 600 nanometer, well the objects will be visible distinctly। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और दो ऑब्जेक्ट 1 माइक्रोमीटर दूर है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लोगों ने ये माइक्रोस्कोप यूज किया है जिसके पैरामीटर्स आपको गिवन है। और वो ये पूछना चाह रहा है क्या कि आपको वो ऑब्जेक्ट सेपरेटली दिखाई देंगे या नहीं देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तो देखो भाई जो हमारा इसका जो मिनिमम रिजॉल्वेबल डिस्टेंस है, ठीक है ना, उतने तक वो ऑब्जेक्ट अगर आ गए, ठीक है, वो रिजॉल्वेबल डिस्टेंस तो हुआ कम और ये डिस्टेंस हुआ ज्यादा या इक्वल हुआ, तब तो वो दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। मतलब कि ये है देखो दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है d मिनिमम। ठीक है, और ये हमने वही अपना डायग्राम बना लिया, ये हमारा थीटा है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, और हमें पता है थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, ये डी मिनिमम क्या आएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा। अब तो याद ही होगा एफ इंटू थीटा दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर तो ये डी मिनिमम कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर आ गया, ठीक है, या 1 माइक्रोमीटर से कम आ गया, मतलब कि ये मिनिमम 1 माइक्रोमीटर या उससे भी कम डिस्टेंस को ये अलग अलग दिखा देगा। लेकिन अगर ये डी मिनिमम 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या आता है। तो डी मिनिमम देखते हैं आगे क्या आएगा, डी मिनिमम इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखो हमारी कितनी गिवन है, 10 mm। ठीक है, तो 10 mm के लिए 10 into 10 raised to power -3 into 1.22 into lambda। lambda is given as 600 nanometer, so 600 into 10 raised to power -9 divided by capital D। The diameter of the lens is 5 mm, which is 5 into 10 raised to power -3। ठीक है, अगेन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, -3, ये -6, -2 and this 2 with this 2। ओके, एंड इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.464 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.464 माइक्रोमीटर। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि हमें देखने हैं ऑब्जेक्ट जो 1 माइक्रोमीटर दूर है, लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है ये दिखाता है मिनिमम 1.4 अप्रोक्सीमेटली, इतनी दूर के ही ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो कुछ ज्यादा पास में है, मतलब ये माइक्रोस्कोप आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस माइक्रोस्कोप। तो ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला। ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल एंड वी विल मूव फर्दर। So let us move towards the last topic of today, the resolving power of the human eye। ठीक है, अब हम लोगों ने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप अच्छे से समझ लिया है। सेम कॉन्सेप्ट इज विद द ह्यूमन आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन आई का एक रफ डायग्राम बनाया। डायग्राम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब बेसिकली यहाँ पर इस लेंस से, ठीक है ना, क्या है देखो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स है
ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, और वही केस हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस पे है जब इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। दिस एंगल इज थीटा मिनिमम, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये हमारा रेटिना है, आप सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ना, रेटिना, एंड दिस इज अवर आई लेंस, ये डिस्टेंस है फोकस, ठीक है, हमारा आई लेंस हमेशा रेटिना पे ही इमेज को फोकस करने की कोशिश करता है, तो ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये मान लेते हैं कैपिटल एल, पता नहीं आई से कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी डिस्टेंस इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं डी मिनिमम, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं डी मिनिमम डैश। वैसे आप जरूरी नहीं है इस डिस्टेंस को आपको अज्यूम करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम आईज के बारे में सोचें तो क्या यहाँ पर ये जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारे लेंस पे आ रही है, क्या इसको कोई दूसरी स्लिट कंट्रोल करती है। तो अगर आप आईज के बारे में ध्यान से सोचें तो आईज के अंदर जो लाइट आती है उसको प्यूपिल की ओपनिंग कंट्रोल करती है, ठीक है। हम सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि प्यूपिल ही है जो हमारी लाइट के अंदर, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट आती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आइरिस का साइज कम होता है, ज्यादा होता है, प्यूपिल बंद होता है ना, खुलता है, तो वो कंट्रोल करता है, एज ए शटर काम करता है हमारी आईज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्लिट हमारे लेंस से छोटी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पे एक प्यूपिल है जो क्या करेगा, लाइट को बेसिकली कंट्रोल करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डी आपका होगा वो डी क्या होगा, साइज ऑफ प्यूपिल, बिकॉज प्यूपिल इज स्मॉलर देन द लेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, थीटा क्या आएगा, थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, बट डी अब देखो यहाँ पे क्या है, डी इज बेसिकली दिस, द साइज ऑफ योर प्यूपिल, नॉट द साइज ऑफ लेंस, ठीक है। आई लेंस का साइज हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे डी मिनिमम निकालना है तो डी मिनिमम कैसे आएगा, वही थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाली डेफिनेशन हम फिर से यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू एल इंटू थीटा मिनिमम, which is basically equal to L into 1.22 lambda by D, ठीक है। और अगर D dash मिनिमम निकालना है तो it will be equal to F into this theta minimum, that will be equal to F into 1.22 lambda by D, okay। So basically देखो मैथमेटिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ ही गया है। यहाँ पे क्या याद रखना है, थीटा की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। थीटा की डेफिनेशन याद रख लो, या वो विड्थ वाला फॉर्मूला याद रख लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जस्ट, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे ही न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे आइज का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोगों ने रेजोल्यूशन वाला डिस्टेंस निकाल लिया, तो पावर ऑफ रेजोल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे, इसको जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। पावर ऑफ रेजोल्यूशन 1/d मिनिमम, इसको अपोजिट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मोस्टली जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे ना उसमें वो आपसे पावर नहीं पूछेंगे, वो मोस्टली थीटा मिनिमम पे इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है, बट अगेन मैथमेटिक्स से कैसे भी कॉन्सेप्ट पूछे सॉल्व करके लगा लेना, ठीक है। तो ये हमारे आई का कॉन्सेप्ट हो गया। एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसका एंड देन फिनिश करेंगे, ओके। So one numerical related with the resolving power of human eye. Assuming the diameter of pupil of our eye is 2 mm, calculate the smallest angular separation at which 2-point objects can be seen distinctly when viewed in the light of wavelength 6000 angstrom, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे प्यूपिल का डायमीटर गिवन है, दैट इज 2 mm, और रफली ये रफ एक्यूरेट वैल्यू है, इतना हमारा प्यूपिल का डायमीटर हो सकता है, ठीक है ना। सो इसमें हम लोग लाइट में विजुअलाइज कर रहे हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है और हम दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि कितनी मिनिमम उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आपसे ये थीटा पूछा गया है, थीटा आपसे पूछा गया है, ठीक है। और थीटा निकालना तो हमें आता ही है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है ना। यहां से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा एक तरह से थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा, लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 into 10 raised to power minus 10
डिवाइडेड बाय d, और हमारा d क्या है 2 mm, सो इट विल बी 2 into 10 raised to power -3. सो सॉल्व करो कैसा, -7 3 -4 then again 3, so 3.66 into 10 raised to power -4 रेडियन. यानी अगर इतना एंगल हमारे आई लेंस के सेंटर के साथ कोई दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तब तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड करते हैं. सपोज करो कि मुझे 1 किलोमीटर दूर देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और मुझे ना 1 किलोमीटर दूर देखना है. दोनों ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर दूर है, मान लो 1 किलोमीटर दूर में 2 बल्ब जल रहे हैं. ठीक है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे ये निकालना होता देखो हम कितना इजीली निकाल सकते हैं. थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, थीटा वाली डेफिनेशन लगा दो. थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, दिस L लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 किलोमीटर. तो ये L क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू दिस थीटा इंटू 1 किलोमीटर. So what is your theta? 3.66 into 10 raised to power -4, and what is 1 kilometer? 1000 meter. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0.366 मीटर और 36.6 सेंटीमीटर. इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनको हमें देखना है और वो हमसे 1 किलोमीटर दूर है, उनके बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 36.6 मीटर का. लेट अस सपोज कि अगर उनके बीच में गैप हो जाता है 35 सेंटीमीटर का, तो क्या होगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेंगे अलग अलग. ठीक है ना, मान लो 2 बल्ब जल रहे हैं, आपको पता ही चलेगा 2 बल्ब जल रहा है, 1 बल्ब जल रहा है, आपको लगेगा बस वहां से लाइट आ रही है. ठीक है ना, तो आपको हमें थोड़ा सा और पास जाके एंगल को बड़ा करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन विजुअलाइज, अच्छा हाँ वहां 2 बल्ब जल रहे हैं. ठीक है ना, तो बेसिकली ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट्स को रखना पड़ेगा, तभी हम लोग देख पाएंगे. ठीक है ना, तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा रिजॉल्विंग पावर क्या होती है. यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, और इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है पोलराइजेशन. सो कल पढ़ेंगे पोलराइजेशन, एंड तब तक आप इसके सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस ट्राई करें. ओके.